अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायलिसिस जो कि एक टाइप है डायलिसिस का। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये डायलिसिस कैसे काम करता है, किस जगह में हम ये परफॉर्म कर सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है हमारे लाइफ पे और क्या क्या इसके एडवांटेजेस है दूसरे डायलिसिस के मुताबिक, और ये कैसे हम करते हैं और इसमें हमारी बॉडी की कौन कौन सी जगह इन्वॉल्व रहती है। Hemodialysis dialysis process which occur outside of the body and machine, वो प्रोसेस है जो हमारे बॉडी से बाहर किया जाता है एक मशीन में। डायलिसिस द डायलिसिस मेम्ब्रेन इज़ एन आर्टिफिशियल वन, जो कि एक आर्टिफिशियल वन होता है जिसको डायलिसर कहते हैं। Dialyzer remove excess fluid and waste from the blood and return filter blood to the body. ये डायलिसर जो है वो रिमूव करता है एक्सेस फ्लूइड को और वेस्ट प्रोडक्ट को जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है और फिल्टर ब्लड को वापस फिर बॉडी में लाता है। हेमोडायलिसिस नीड टू बी परफॉर्म 3 times in a week। ये हमें 3 times in a week हमें परफॉर्म करना पड़ता है। ईच सेशन लास्ट फ्रॉम 3 to 6 hours। हर एक प्रोसेस जो है हम पहले 3 बार करते हैं वीक में, और हर बार जो हम करते हैं उसमें हमें 3 से लेकर 6 घंटे तक का टाइम लगता है। ये नॉर्मल किडनी दिखाई गई है कि आर्टरी से हमारी नॉर्मल सर्कुलेशन से ब्लड आती है और किडनी में उसकी फिल्ट्रेशन होती है और फिर वेन के ज़रिए वो निकल जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लडर के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है जिस्म से। रिक्वायरमेंट्स ऑफ हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या है? गुड एक्सेस टू द पेशेंट सर्कुलेशन, गुड कार्डियोवास्कुलर स्टेटस। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स है हीमोडायलिसिस के लिए, क्योंकि कार्डिक स्टेटस की भी इसके लिए नॉर्मल होनी चाहिए और पेशेंट की जो सर्कुलेशन है उसके लिए एक्सेस भी अच्छी होनी चाहिए। अगर एक्सेस ना हो तो ब्लड नहीं निकलेगा और ब्लड जिस्म में दाखिल होने के लिए मसला होगा। तो हमें एक अच्छा एक्सेस भी चाहिए और कार्डिक स्टेटस भी नॉर्मल चाहिए इसका। परफॉर्मिंग कहाँ कहाँ परफॉर्म किया जाता है हीमोडायलिसिस? Hemodialysis may be carried out in hemodialysis unit at the minimal care or self care center at home। ये 3 जगह है जहाँ पर हम हीमोडायलिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशली डिज़ाइंड हीमोडायलिसिस यूनिट जो है वो एक स्पेशली डिज़ाइन रीनल यूनिट होता है विद इन हॉस्पिटल के अंदर ही। पेशेंट मस्ट ट्रेवल एट लीस्ट द यूनिट थ्राइस अ वीक। पेशेंट को 3 दिन मतलब हफ्ते के 3 दिन उसने इस यूनिट में आना होता है। पेशेंट आर अनएबल टू मूव अराउंड व्हील ऑन डायलिसिस। जब डायलिसिस स्टार्ट हो जाए तो वो उस टाइम मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो बातें कर सकता है, रीड आउट कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकता है, टीवी देखना चाहे तो वो भी देख सकता है, कुछ कर भी सकता है। नर्सिंग स्टाफ प्रिपेयर इक्विपमेंट्स, insert the needle and supervise the session। नर्सिंग स्टाफ जो होती है वो प्रिपेयर करती है इक्विपमेंट्स को, नीडल इंसर्शन करती है और सुपरविजन करती है पूरे सेशन को। मिनिमल और सेल्फ केयर डायलिसिस, पेशेंट टेक अ मोर एक्टिव रोल। यहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करना पड़ता है। पेशेंट प्रिपेयर डायलिसिस मशीन, पेशेंट यहाँ पे ख़ुद डायलिसिस मशीन को तैयार करता है। प्रिपेयर करता है मतलब उसमें जो सारे नीडल्स वगैरह सब चीज़ें खुद तैयार करनी पड़ती है उसे। इंसर्ट द नीडल मतलब अपने जिस्म में पहले तो कैन्युलेटेड होता है वो, उसमें सिर्फ नीडल की इंसर्शन करनी पड़ती है, वो खुद करता है। एडजस्ट पंप स्पीड को भी खुद एडजस्ट करता है, मशीन सेटिंग को भी, एंड द चार्ट देयर प्रोग्रेस अंडर द सुपरविजन ऑफ डायलिसिस स्टाफ।
ये सब कुछ वो करता है, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ डायलिसिस स्टॉप के ज़रिए के वो ये सब करता है। पेशेंट मस्ट ट्रेवल एट द यूनिट थ्राइस अ वीक। यहाँ पे भी वो थ्राइस अ वीक उसे आना पड़ता है इस यूनिट में। पेशेंट नीड टू बी ऑन अ फिक्स शेड्यूल। यहाँ पे फिक्स शेड्यूल होता है, मतलब अगर वो 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को आता है तो उसे नेक्स्ट वीक भी इस शेड्यूल में आना पड़ेगा, मतलब मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को वो आएगा। शेड्यूल उसका फिक्स होना चाहिए। होम हीमोडायलिसिस जो है, यूज़ मशीन सेटअप एट होम, मतलब घर में उसने सेटअप की हुई होती है डायलिसिस की। यहाँ पे क्या करना पड़ता है उसे, मशीन हैव मैनी सेफ्टी डिवाइस एंड बेल्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी डिवाइस एंड बेल्ट होती है, क्योंकि आप अकेले भी हो सकते हैं, कुछ मेंबर्स जो है उनको वो डायलिसिस मशीन को ऑपरेट करना भी नहीं शायद नहीं आता, तो यहाँ पे सेफ्टी डिवाइसेस जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कोई मसला हो तो सेफ्टी जब ज़्यादा होती है तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। थ्रू आउट पेशेंट ट्रेनिंग, यहाँ पे पेशेंट की ट्रेनिंग की जाती है पहले डायलिसिस मशीन को घर में इस्तेमाल करने के लिए। उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि ये ऐसे ऐसे करना पड़ता है, आपने ये करना है खुद ब खुद। रिक्वायर्ड द हेल्प ऑफ अ पार्टनर एट होम एवरी टाइम। अपने पार्टनर की हेल्प आपको चाहिए होती है घर में हर दफ़ा जो ये आप परफॉर्म करते हैं, आपको पार्टनर की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि इस दौरान आप मूवमेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एक बंदे की या एक पार्टनर की आपको ज़रूरत पड़ती है। सुटेबिलिटी इज़ असिस्ड बाय द हेमोडायलिसिस टीम। ये सुटेबिलिटी को असिस्ट करती है, डायलिसिस टीम जो है वो इसको असिस्ट करती है कि सूटेबल है इस पेशेंट के लिए या नहीं है। आइडियल फॉर पेशेंट हु वैल्यू देयर independence and need to fit and their treatment around a busy schedule। ये उन पेशेंट के लिए आइडियल है जो खुद इंडिपेंडेंस रहता है और अपने बिज़ी शेड्यूल को ट्रीटमेंट को अपने बिज़ी शेड्यूल के साथ कंटिन्यू रखना चाहता है। मतलब उनका शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो वो लोग अपने लिए घर में डायलिसिस का वो सिस्टम लगा देता है, हीमोडायलिसिस का। एक्सेस, हीमोडायलिसिस की एक्सेस क्या है और कौन कौन सी है, कैसी होती है। 2 टाइप बेसिकली एक्सेस होती है ऑफ हीमोडायलिसिस की। मस्ट प्रोवाइड गुड फ्लो, इसमें अच्छी फ्लो की नीड होती है। रिलायबल एक्सेस, और एक अच्छी जगह की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। आर्टियल फिस्टुला, ये पहला जो एक्सेस है, और दूसरा है वस्कुलर एक्सेस कैथेटर, ये दूसरा एक्सेस है हीमोडायलिसिस के लिए। आर्टेरियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला, ये एक टाइप का फिस्टुला है जिसमें एक आर्टरी से एक कैथेटर इंसर्शन होती है, जिससे ब्लड निकलता है और वेन के ज़रिए वो दूसरा ब्लड फिर अंदर जाता है जिस्म के ज़रिए, तो ये आर्टेरियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला इसे कहता है। ये वस्कुलर एक्सेस कैथेटर है, जो एक टाइप का कैथेटर होता है जिसमें एक जगह से ब्लड आता है मशीन में और दूसरी जगह से फिर वापस जिस्म के अंदर चला जाता है। आर्टरीवेंट्रिकुलर फिस्टुला एक्सेस, इसकी एक्सेस कैसे होती है, ये बेसिकली मैचुरेशन में टाइम लेता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि 6 वीक्स हो गए, ये 6 वीक में पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगता है मैचुरेशन के लिए। सही तरह काम करने के लिए इसमें तकरीबन 6 हफ्ते चाहिए होते हैं। इंश्योर गुड वर्किंग ऑर्डर, अच्छी तरह काम करने के लिए इसके लिए क्या क्या चाहिए, अवॉइड टाइट क्लोथ्स और रिस्ट वॉच ऑन फिस्टुला आर्म। यहाँ पे आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिस जगह पे फिस्टुला लगा है, और वो वॉच भी आप उस साइड पे नहीं पहन सकते जिस साइड पे फिस्टुला लगा होता है। एक्सेस फिस्टुला डेली
असेस फिस्चुला डेली, आपको डेली उसकी असेसमेंट करनी पड़ती है। नोटिफाई इमीडिएटली इफ़ नॉट वर्किंग, और आपने नोटिफाई करना पड़ता है स्टाफ को अगर ये काम नहीं करता है। अवॉइड ब्लड प्रेशर कफ ऑन फिस्चुला आर्म, जिस हाथ पे फिस्चुला लगा है उस हाथ पे आपने ब्लड प्रेशर कफ जो है वो नहीं लगाना। अवॉइड ब्लड सैम्पलिंग ऑन फिस्चुला आर्म, जिस साइड पे फिस्चुला लगा है उस साइड से आपने ब्लड की सैम्पलिंग नहीं देनी या नहीं करनी। Avoid sleeping on fistula arm. Graft may be used to create an arterioventricular fistula. यहाँ पे आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं जिस साइड पे फिस्चुला लगाना पड़ता है, या फिर या ये इसलिए किया जाता है जब एक्सिस जो है वो ठीक तरह से ना हो, तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग की जाती है एक्सिस के लिए। वस्कुलर एक्सिस कैथेटर, डबल ह्यूमन ट्यूब, प्लास्टिक ट्यूब होता है, मे बी प्लेस इन जुगुलर वेन, सबक्लेवियन और फेमोरल वेन में ये प्लेस किया जाता है। मे बी टेम्पररी और परमानेंट, ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी कब होता है? जब आप वेटिंग पे लगे होते हैं फिस्चुला और उसके मैच्योरेशन के लिए, फिस्चुला लगाने के लिए या उसके मैच्योरेशन के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये वेंट्रिकुलर एक्सिस कैथेटर जो है ये टेम्पररी हम लगा देते हैं। परमानेंट हम कब लगाते हैं? जब पुअर वेसल फॉर फिस्चुला क्रिएशन, फिस्चुला क्रिएशन के लिए अगर पुअर वेसल एक्सेस है, मतलब वेसल उनके लिए नहीं मिल रही, तो ये परमानेंटली भी हम इसको लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन में या डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में इसमें वेसल में मसला होता है थोड़ा बहुत। कैथेटर मस्ट बी केप्ट क्लीन, ड्राई एंड रेस्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। आपने यहाँ पे इसकी हिफाजत करनी है, इसको साफ रखना है, ड्राई भी रखना है एंड ड्रेस्ड और ड्रेस भी रखना है ताकि इन्फेक्शन से इसको बचा सके। इफ़ेक्ट्स क्या है हीमोडायलिसिस के ऑन लाइफस्टाइल में? फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं नॉर्मल वर्क्स स्कूल में या फिर कोई ऐसा काम जो आप नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, तो इससे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपकी डाउन हो जाती है। ट्रेवल नेसेसिटी टू बुक in advance with the hemodynamics unit of place of travel, मतलब जिस जगह से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उससे पहले आपने एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है हाई डिपेंडेंसी यूनिट हेमोडायलिसिस यूनिट में भी, और जिस जगह आप जा रहे हैं, मतलब जिस जगह से जा रहे हैं वहाँ से भी आपने एडवांस में ट्रैवलिंग के लिए वो एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये शेड्यूल जो है ये फिक्स्ड है बहुत। जैसे क्योंकि और भी पेशेंट वहाँ पे होते हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है, इसलिए आपको फिक्स शेड्यूल का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। Responsibility and independency. So, home hemodialysis allow greatest degree of independency. होम डायलिसिस जो है वो आपको ज़्यादा आज़ादी देता है एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस यूनिट जो होता है उसके मुकाबले में होम वाला जो है आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंसी देता है, और लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज कैन एक्सरसाइज एंड पार्टिकुलेट इन मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, इसमें आप मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। बॉडी में जो है स्पेशली विद फिस्चुला पेशेंट कैन बी वेरी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट इट। फिस्चुला जब लगा होता है तो बंदा ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है और ख़ुद पे ज़्यादा फोकस उसका रहता है। प्रॉब्लम विद हेमोडायलिसिस, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है इसमें? रैपिड चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, फेंटिंग, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, चेस्ट पेन, इरिटेबिलिटी, फटीग, टेम्पररी लॉस ऑफ विजन भी इसमें आता है। फ्लूइड ओवरलोड भी होता है स्पेशली एंड बिटवीन ऑफ द सेशन, जैसे आप डायलिसिस कर रहे हैं उसमें फ्लूइड ओवरलोड भी कभी कभी आ सकता है। हाइपरकैलेमिया भी बिटवीन द सेशन भी आपको हो सकता है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंसी, आपकी आज़ादी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप टोटल डिपेंडेंट हो जाते हैं हेमोडायलिसिस मशीन पे। प्रॉब्लम विद एक्सेस, पुअर क्वालिटी, ब्लॉकेज एट्सेट्रा, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है
पुअर क्वालिटी में भी और ब्लॉकेज वगैरह में भी आपको मसला हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन आ जाता है, और वस्कुलर एक्सेस कैथेटर में भी आपको मसला आ सकता है। पेन विद नीडल जब इंजर्शन होती है तो उससे पेन होता है बंदे को। ब्लीडिंग विद फिस्टुला ड्यूरिंग और आफ्टर डायलिसिस, यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग सेशन, जैसे डायलिसिस कंटिन्यू है उस टाइम आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है। एग्जिट इन्फेक्शन साइट, ब्लड बोर्न वायरस फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गई, ये भी आपको ड्यूरिंग दिस सेशन आपको हो सकता है या फिर आफ्टर सेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपोजर होती है यहाँ पे इन्फेक्शन को। ये एक टाइप तो हो गया डायलिसिस का। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।